चलिए अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जो अभी तक हम लोगों ने सब देखा, पिछले क्लास में हम लोगों ने उसको समझ भी किया, क्या क्या समराइज किया, क्या क्या पढ़े हम इसमें और क्या क्या आप जान पाए। अब हम जो है जो 7 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लाइफ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरीके से, और आप कभी समस्या से आप परेशान नहीं होंगे और उलझेंगे भी नहीं। तो अभी हम जो है इन 7 स्टेप्स को थोड़ा डिटेल्स में हम समझते हैं इसको। तो पहला हमारा जो स्टेप था वो है सिलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है पहले उसको बहुत अच्छे से उसको जो है सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स कैसा होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके लिए क्या होना चाहिए ये भी आपको बताया जा चुका है। तो आप उस अकॉर्डिंग जो है समस्या को चुने। तो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी डन बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट्स बोथ। बच्चे, स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलके जो है समस्या को चुनेंगे। समस्या कैसा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी क्लियर टू द स्टूडेंट्स। और जो समस्या है उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या नेचर है, वो किस चीज को बता रहा है, ये स्टूडेंट को अच्छे तरीके से क्लियर होना। कोई एम्बिगस सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं और शायद कुछ गलत चीज समझ रहे हैं जो वो है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उसका क्या है ये बच्चे सही ढंग से समझ पाए क्या पूछा जा रहा है। और द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम शुड बी रियलाइज्ड बाय द स्टूडेंट। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे इस बात को रियलाइज करें कि ये जो समस्या है ये सचमुच में एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान, इसका सॉल्यूशन हमको निकालना बहुत जरूरी है। ये और उस सॉल्यूशन का कितना इम्पोर्टेंस है, कितनी महत्ता है उसकी, इसको वो रियलाइज जरूर करें, इसको वो जरूर माने, तभी जो है उनका काम बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है, अगला स्टेप हमारा है प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो चुन लिया हम लोगों ने और इसके बाद जो है हमारे हिसाब से प्रॉब्लम बहुत अच्छा है और वो बहुत मीनिंगफुल है, एम्बिगस नहीं है, कोई वेगनेस नहीं है उसके अंदर में, बच्चे समझ रहे हैं उसको। लेकिन फिर उसका प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है कि आप सही ढंग से उसको प्रेजेंट कर पाए ताकि कोई और भी देखे तो समस्या को समझ पाए कि एक्चुअली समस्या क्या है और हमारे लिए भी क्लियर हो। द प्रॉब्लम शुड बी प्रेजेंटेड वेल बिफोर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के सामने उस प्रॉब्लम को बहुत क्लियर तरीके से रखना जरूरी है। द टीचर शुड मेक क्लियर दैट हाउ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड एंड द रिलेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड टू रीच द सोल्यूशन। टीचर को ये करना चाहिए कि वो जो है प्रॉब्लम को बहुत क्लियर तरीके से बच्चों के सामने रखे और बच्चों को ये स्ट्रेटेजी समझाए कि इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। और इसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली जो डेटा होगा, जो इंफॉर्मेशन जो होगा, जो सूचनाएं होंगी, उनको किस तरीके से इकट्ठा किया जाएगा और वो डेटा और वो सूचनाएं किस तरीके से सॉल्यूशन निकालने में हमारे लिए मददगार होंगी। ये चीज पूरा प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक पहुंचने का जो स्ट्रेटेजी है हमारा, ये टीचर को स्टूडेंट के सामने क्लियर रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे पूरे सिस्टम को समझ पाते हैं और इसलिए उनके दिमाग में ये बात जब आ जाती है तो उसको फॉलो करना भी वो अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। उनके पास दिमाग में एक क्लियर इमेजिनेशन आ जाता है कि इनको इस ऐसे सॉल्व करना है। तीसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जो पिछला हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हमने प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, जैसे इसमें हम जब टीचिंग करते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं, तो इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना छूट गया। वो बताना ये है कि आप जब भी बच्चों सबको पढ़ाएं तो पढ़ाने में आप ये कभी न करें कि सारे फीचर्स आप अपने पास रखें और आप जो है उसके अकॉर्डिंगली आप उनको गाइड करते जाएं, उनको आप ऑर्डर देते जाएं और बच्चे उसको फॉलो करते जाएं। ये काम कभी नहीं कीजिए। आप बच्चों को पूरा फीचर्स बताइए, पूरा अपना स्ट्रेटेजी बताइए, आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं और इसमें आगे क्या होगा वो उनसे पूछिए। इस तरीके से बच्चे खुद उसके स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं और जिससे कि जो है उनके दिमाग में ये सारा पिक्चर क्लियर हो जाता है और बहुत अच्छे से पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो वो सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है टीचिंग में। तीसरा, जैसे कि बताया, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस है the student has to prepare a list of all possible reasons of the occurrence of the problem.
प्रॉब्लम जो हो रहा है, होगा या हो सकता है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं उसके होने के, उसको एनलिस्ट किया जाता है। बच्चे दिमाग लगाएंगे, बच्चे इमेजिन करेंगे और इमेजिन कर करके उससे रिलेटेड जितने भी कारण हो सकते हैं सारे कारण को इकट्ठा करेंगे। फिर formulation of hypothesis develops thinking and reasoning powers of the student. This formulated hypothesis must be testable. अब इन सारे प्रॉब्लम्स को, ये जो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस डेवलप्स थिंकिंग, आप देख रहे हैं बच्चे इमेजिन कर रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं, बच्चे सोच के सारे काम को इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये सारा चीज जो है हम देख रहे हैं कि उनके रीजनिंग पावर को भी और उनके थिंकिंग पावर को भी बहुत बढ़ावा देता है और बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फील करते हैं इन चीज़ों को। और ये जो हम हाइपोथेसिस अभी बनाएंगे, ये जो बनता है ये टेस्टेबल होगा, ये अभी प्रूव्ड नहीं है, इसको हम लोग आगे चल के टेस्ट करेंगे हमारे अपने आंकड़ों के हिसाब से। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये तुम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि टीचर शुड गाइड स्टूडेंट्स टू कलेक्ट द डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक मैनर। He can ask the students to refer extra books and literature. बच्चे जैसे भी लाएं, जहां से भी लाएं, बुक्स से लें या फिर किसी सेकेंडरी डेटा से लें या फिर प्राइमरी डेटा से लें या वो इस सैम्पलिंग करें, तो बच्चों को जैसे डेटा कलेक्ट करना है, किसके लिए डेटा कलेक्ट करना है, ताकि वो जो रिलेवेंट डेटा है ताकि वो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की ओर जा सकें। उससे रिलेटेड जो डेटा हमको मिल रहा है उसको उनको इकट्ठा करना है और सारे सूचनाओं को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद तब उस पर काम करके हम सॉल्यूशन को निकालेंगे। तो ये भी काम एक बहुत बड़ा काम है और रिलेवेंट डेटा और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए टीचर उनको गाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये जो डेटा आता है, जैसे कि बताया मैंने पहले कि जो डेटा आता है, ये डेटा हमारा जो है सो वो वेग होता है। वेग यानी वो जो है सो बिखरा हुआ होता है, वो जैसे आया वैसे ही हमने उसको इकट्ठा कर लिया। तो अब जब तक इसको हम रीअरेंज नहीं करेंगे, कुछ सिस्टमेटिक तरीके से इसको बनाएंगे नहीं, तब तक हम टेबल में नहीं अरेंज करेंगे, तब तक हम इससे कोई फायदा नहीं ले सकते। इस डेटा को या जो भी हमारे पास है, जो दिया हुआ है, उसको जो है सो हम एक सही ढंग से उसको सजाते हैं, एक सही टेबल में सजाते हैं। तो एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो डेटा आया जो कलेक्ट किया हुआ है, इंफॉर्मेशंस हैं, उनको हम लोग जो सो तो सही ढंग से उसको अरेंज करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन द फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस आर टेस्टेड। वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड टूल्स आर यूज्ड टू एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज द डेटा। हमारे पास स्टैटिस्टिकल बहुत सारे टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं और उनका ज्ञान हमको होना चाहिए। उसके आधार पे जो डेटा है, ऑर्गेनाइज डेटा, इनको हम जो है सो यूज करके हम एनालाइज करते हैं और डेटा को फिर से ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि उस डेटा से हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हम ले सकें और हाइपोथेसिस के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। फिर नेक्स्ट है ड्राइंग कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स में इसके बाद जो है सो अब हमारे पास एनालिसिस हो गया और डेटा को ऑर्गेनाइज करके एनालिसिस भी हो गया। तो अगर एनालिसिस के बाद एक कंक्लूजन, बहुत सारे कुछ कंक्लूजन्स हमारे पास आते हैं, तो आफ्टर एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। फिर हमारे पास एक इन्फरेंस आता है कि ये एक्चुअली ये इसका सॉल्यूशन ये है। डेटा शुड बी सफिशिएंट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। द सिलेक्शन एंड रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। डेटा के को हम लोग यूज करते हैं और उसके आधार पे जब उसको हम हाइपोथेसिस में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो हाइपोथेसिस सही है तो जो है सो वो जो है सो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर वो रिजेक्ट हो जाता है, मतलब गलत आता है, तो वो डेटा हमारा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो डिस्कशंस एंड कंक्लूजन शुड बी अरेंज्ड कलेक्टिवली और इंडिविजुअली विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट का डिस्कशन होना चाहिए और उनके कंक्लूजन्स पर जो है बातचीत होनी चाहिए और उसको इकट्ठा करके उसको जो है सो हम लोग आगे चल के उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हर एक स्टूडेंट का इसमें इम्पोर्टेंस है और उनका पार्टिसिपेशन एक स्टूडेंट का इसमें होना, ताकि वो सीखें इन चीज़ों को। और नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ कंक्लूजन्स। अब जो कंक्लूजन आ गया उसको जो है सो वेरिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस मस्ट। हाइपोथेसिस आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू टेस्टिंग। जब टेस्टिंग के बाद ये हाइपोथेसिस अगर स्टैंड कर गया तो ये लॉ बन गया,
और अदरवाइज अगर ये खत्म हो गया और सही नहीं रहे तो हमारा जो है सो पूरा का पूरा काम फिर हमको दूसरे ढंग से करना होगा। सो नो कंक्लूजन शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट बीइंग प्रॉपरली वेरीफाइड। जब तक वेरीफाइड नहीं होगा हम कंक्लूजन्स को हम लोग स्टैंड नहीं करते। स्टूडेंट्स मस्ट बी वेरी क्रिटिकल वाइल टेस्टिंग कंक्लूजन्स। इस समय जब हम कंक्लूजन्स को टेस्ट करते हैं आपको एकदम केयरफुल होना है और आप कहीं से भी जो है सो यू मस्ट बी क्रिटिकल टू टेस्ट द कंक्लूजन्स। Thus, the correctness of the conclusion is proved by applying them in a new or different situation. फिर इस जो हमारे टेस्ट करके जो कंक्लूजन आया इसको डिफरेंट सिचुएशन में से हम इसको अप्लाई करते हैं और जब ये फिर वहां पे ट्रू सही आता है तो हम कहते हैं कि दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द सॉल्यूशन और हम उसको जनरलाइज करते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन। ये तरीका है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग को इस्तेमाल करने का। धन्यवाद।